सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बीएसएन और पोस्ट आरएन फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री के यूनिट नंबर 7 के पार्ट 3 जो कि हमारे साथ रहता था, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले का जो हमारा बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर था, जो कि हमारे साथ पार्ट 2 था यूनिट नंबर 7 का, तो उसमें हमने ग्लाइकोलाइसिस के हवाले से बात की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस ये एक ऐसा पाथवे होता है, कैटाबॉलिक एक ऐसा पाथवे होता है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होकर वो कन्वर्ट होती है किस चीज़ में, पायरोवेट में कन्वर्ट होती है। और ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको काफ़ी डिटेल के साथ बताया था, जिसमें ये सारे स्टेप्स जो है मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए थे। इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा टॉपिक था वो था ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का भी मैंने आपको बहुत सिंपल अल्फाज में डिफिनीशन बताई थी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा अमल होता है जिसमें नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से क्या बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। जैसे कि प्रोटीन से जो है कार्बोहाइड्रेट बनना शुरू हो जाते हैं, लिपिड से कार्बोहाइड्रेट्स बनना शुरू हो जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड से कार्बोहाइड्रेट बनना शुरू हो जाते हैं। बल्कि ये क्या होते हैं, ये सारे प्रोसेसेस क्या होते हैं, ये सारे प्रोसेसेस ग्लूकोनियोजेनेसिस के ज़रिए होते हैं, ठीक है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब भी यही है कि इसमें ग्लूकोज यूज़ नहीं होते, ग्लूकोज के अलावा दूसरे नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं और उससे क्या चीज़ बनती है, उससे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो है बनते हैं। तो ये भी काफ़ी डिटेल के साथ मैंने आपको बताया था, ठीक है। और इसके साथ साथ मज़ीद हमने इसके हवाले से काफ़ी डिटेल के साथ बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कोरी साइकिल है। कोरी साइकिल, इसके हवाले से भी मैंने थोड़ी सी बात की थी, लेकिन फिर हमने इसको यहीं पर स्टॉप कर लिया था। तो आज का जो हमारा लेक्चर की शुरुआत होगी वो कोरी साइकिल से होगी, ठीक है। सो कोरी साइकिल क्या है? द कोरी साइकिल नेम आफ्टर इट डिस्कवरर कोरल Ferdinand Corey. Ferdinand Corey and Gerty Corey is a metabolic pathway in which lactate produced by anaerobic glycolysis in muscles is transported to the liver and converted to glucose, when then returned to the muscles and is cyclically metabolized back to lactate. ये भी हमने काफ़ी डिटेल के साथ इसमें हमने बात की थी, इसको हमने डिस्कस किया था। ये वही साइकिल है जो कि मैंने आपको बताया था कि ये साइकिल जो है, ये साइकिल कार्ल फर्डिनेंट ने जो है इसको क्या किया था, प्रपोज किया था, जिसकी वजह से इसको कोरी साइकिल का नाम दिया गया। इस साइकिल में कार्ल फर्डिनेंट ने जो है ये बात की थी कि ये हमारे साथ एक ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे होता है जिसमें लैक्टेट जो है वो किस चीज़ के ज़रिए प्रोड्यूस होते हैं, एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के ज़रिए जो है वो मसल में प्रोड्यूस होते हैं। चूँकि हमारे मसल्स जो है, जब भी हम कोई काम करते हैं तो ज़्यादातर हमारे मसल जो है वो क्या होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ में यूज़ होते हैं। सो हमारे मसल्स को जो है हर टाइम इमरजेंसी होती है एनर्जी की रिक्वायरमेंट की, ठीक है। हर टाइम हमारे मसल्स को एनर्जी की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है। सो हमारे मसल्स को एनर्जी टाइम पर मिले, इस वजह से हमारे मसल्स में जो स्टोर ग्लाइकोजन होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के साथ साथ क्या करता है, एनर्जी भी प्रोवाइड होती है मसल को, और इसके साथ साथ लैक्टेट भी उसमें उसके साथ एज अ बाई प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस होते हैं। फिर यही लैक्टेट जो है हमारे मसल से ये आ जाती है लिवर में। लिवर इसको दोबारा क्या करती है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, और इसी तरह से जब ये लैक्टेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है तो यही ग्लूकोज दोबारा से हमारे ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए वापस चली जाती है मसल्स में, और इसी तरह से मसल्स इसको दोबारा यूज़ करके इसको लैक्टेट में कन्वर्ट करती है, और फिर इसी तरह से लैक्टेट हमारे लिवर में आकर ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में। तो ये एक पूरा साइकिल होता है जो कि बार बार रिपीट हो रहा होता है और हमारे मसल्स को जो है एनर्जी मिल रही होती है। तो उम्मीद करता हूँ वो बात जो है आपके माइंड में दोबारा से आ चुकी होगी, जो कि हमने पिछले क्लास में ये वाली डिस्कस की थी।
They demonstrate the existence of a metabolic cooperation between the skeletal muscle working under low oxygen condition and the liver. This cycle can be summarized as follow. ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को ये भी याद रखनी है कि जो प्रोसेस हो रहा होता है जिसमें लैक्टेट लिवर में आती है, लिवर इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज दोबारा जाता है मसल्स की तरफ, मसल्स इसको यूज करके दोबारा लैक्टेट में कन्वर्ट करती है। तो ये जो पूरा साइकिल चल रहा होता है तो ये एनएरोबिक कंडीशन में चल रहा होता है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ऑक्सीजन की लो कंसंट्रेशन की वजह से ये पूरा प्रोसेस जो है ये चल रहा होता है और हमारे मसल्स को जो है एनर्जी मिल रही होती है। ठीक है, इसकी समझ आ गई? जी सर। वेरी गुड। इसमें क्या होता है इसको अब डिटेल से पढ़ेंगे। द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड और लैक्टेट बाय एनएरोबिक by anaerobic glycolysis in skeletal muscle cell। सबसे पहला काम ये होता है कि जब हमारे मसल ग्लूकोज को यूज कर लेते हैं, इससे एनर्जी हासिल कर लेते हैं, तो इसका जो बाय प्रोडक्ट बना हुआ होता है, ठीक है, ये रिएक्शंस के जरिए एनर्जी बन रही होती है ना, तो वो रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके प्रोडक्ट में हमारे साथ लैक्टिक एसिड या लैक्टेट जो है ये बन जाता है। तो यही लैक्टेट क्या करता है, यही लैक्टेट जो है फिर मसल से ब्लड स्ट्रीम के जरिए लिवर तक जो है आ जाता है। सो द डिफ्यूजन ऑफ लैक्टेट फ्रॉम मसल सेल्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लैक्टेट हमारे ब्लड स्ट्रीम में क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, ब्लड सेल्स के साथ ये कंबाइन हो जाते हैं। ब्लड सेल्स इन लैक्टेट मॉलिक्यूल्स को मसल से लेकर लिवर में ले आती है। ठीक है, बाय विच इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर, वही बात है जो कि अभी मैंने आपको बताई। फिर क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ लैक्टेट टू ग्लूकोज बाय हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस। यहाँ पर लिवर क्या करता है, यहाँ पर लिवर ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के जरिए क्या करती है, इस लैक्टेट को क्या करती है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। ठीक है, जब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर क्या होता है, द डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द हेपेटोसाइट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और फिर इसी तरह से जो लिवर के सेल्स होते हैं, लिवर के सेल्स को क्या कहते हैं, हेपेटोसाइट कहते हैं। हेपा किसे कहते हैं, हेपा से मुराद लिवर है, साइट से मुराद सेल्स है। सो लिवर के जो सेल्स होते हैं उसमें ये ग्लूकोज डिफ्यूज होकर ब्लड स्ट्रीम के जरिए दोबारा से लिवर से आकर मसल्स में आ जाते हैं, by which it is transported back to the skeletal muscle cells, thereby closing the cycle। और इसी तरह से एक साइकिल जो है ये मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, सो सिंपल अल्फाज में इसकी समरी ये है कि जब हमारे मसल्स को एनर्जी की ज़रूरत होते है, जब हम मसल्स को यूज़ कर रहे होते हैं, तो इस दौरान हमारे मसल में जो ग्लूकोज होता है तो उसका यूज़ होना शुरू हो जाता है। तो उसका जब यूज़ होना शुरू हो जाता है, इससे एनर्जी हमारे मसल्स तक पहुंच जाती है और इससे जो बाय प्रोडक्ट बना होता है जिसको हम लैक्टेट कहते हैं, तो ये लैक्टेट जो है ये स्केलेटल मसल सेल्स के ज़रिए वहाँ से जो है ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं हमारे लिवर में। फिर यहाँ पर हमारे लिवर में एक ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस हो रहा होता है, तो उस प्रोसेस के ज़रिए ये लैक्टेट जो है इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज में। जब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर लिवर के जो सेल्स होते हैं जिसको हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं, तो ये हेपेटोसाइट इन ग्लूकोज को लेकर अपने साथ मसल सेल तक दोबारा पहुंचा देती है और इसी तरह से ये साइकिल बार बार रिपीट होता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि ये पूरा प्रोसेस किस कंडीशन में होती है, ये पूरा प्रोसेस एनएरोबिक कंडीशन में होती है। जब हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन की कमी होती है या ऑक्सीजन की मिकदार की कमी होती है, तो तभी हमारे साथ ये कोरी साइकिल होता है। ठीक है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है लैक्टेट में, फिर लैक्टेट को दोबारा कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में और इसी तरह से ये साइकिल होता रहता है। ठीक है, समझ आ गई इसकी? जी सर। जी सर। अच्छा जी,
मजीद आगे बढ़ते हैं ग्लाइकोजेनेसिस की तरफ। ग्लाइकोजेनेसिस किसे कहते हैं, बहुत ही सिंपल अल्फाज में मैं आपको बता देता हूँ। ग्लाइकोजेनेसिस जो है ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन में। मतलब यह है कि द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइको मीन ग्लाइकोजन, ठीक है, और जेनेसिस मीन टू प्रोड्यूस, टू सिंथेसाइज। सो वो प्रोसेस जिसमें ग्लाइकोजन को प्रोड्यूस किया जाता है, ग्लाइकोजन को बनाए जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ। Glycogenesis is the formation of glycogen, the primary carbohydrate stored in the liver and muscles of animals from glucose. पहले भी मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोजन क्या है, ये आपके पास पॉलीसेक्राइड है। अगर आपको याद हो तो कार्बोहाइड्रेट में मैंने आपको मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड के हवाले से बताया था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि ग्लाइकोजन जो कि मोस्टली एनिमल्स में पाए जाते हैं स्टोरेज फार्म में, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये पॉलीसेक्राइड है। फिर इसी तरह से स्टार्च जो कि ज़्यादातर प्लांट्स में पाए जाते हैं स्टोरेज फार्म में, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीसेक्राइड कहते हैं। तो ग्लाइकोजेनेसिस ये एक ऐसा अमल होता है जिसमें ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन में, और इसी तरह से ग्लूकोज से जो है ग्लाइकोजन को बनाया जाता है। और ग्लाइकोजन जो है ये हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमारे लिवर और मसल सेल्स में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। ग्लाइकोजन कब बनते हैं, ग्लाइकोजन तब बनते हैं जब हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हो, हमारी बॉडी को उस ग्लूकोज की ज़रूरत ना हो, तो फिर हमारी बॉडी इन एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देती है ग्लाइकोजन में, और इसको स्टोर कर देती है लिवर और मसल सेल्स में, ताकि फ्यूचर में जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो तो फिर इसी ग्लाइकोजन को दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट करके उस कमी को पूरा किया जा सके। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस takes place when blood glucose level are sufficiently high to allow excess glucose to be stored in liver and muscle cells। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को एक बात और याद रखनी है, ग्लाइकोजेनेसिस कब होता है और क्यों होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जब हमारी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी में पैदा हो जाती है, ठीक है, तो फिर इस ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है। इसका पहला मकसद यही होता है कि हमारी बॉडी का या हमारे ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो शूट ना कर जाए, वो हाई ना हो जाए। तो हमारे ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल रखने के लिए जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उसको लिवर और मसल सेल में स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, और दूसरा जो पर्पस इसका होता है वो यही होता है कि अगर हमारे बॉडी में कभी ग्लूकोज की कमी वाक़या हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में इमरजेंसी जो हमारे साथ सोर्स होगा वो क्या होगा, वो ग्लाइकोजन होगा। ग्लाइकोजन जिसको हमने स्टोर किया हुआ है, ठीक है, तो उसी ग्लाइकोजन को दोबारा से हमारी बॉडी ग्लूकोज में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। ठीक है, और वो कौन सा प्रोसेस होता है, उसको हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब द प्रोसेस इन विच glycogen is break down या glycogen is broken into glucose is called glycogenolysis। ठीक है, तो इसको हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। तो इस प्रोसेस के जरिए फिर हम अपनी ग्लूकोज की जो कमी है उसको पूरा कर लेते हैं। Glycogenesis is stimulated by the hormone insulin. Insulin facilitates the uptake of glucose into muscle cells, though it is not required for the transport of glucose into liver cells। अब यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी गई है। इसमें कहते हैं कि जो ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस होता है तो ये एक हार्मोन के ज़रिए होता है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हमारे साथ जो डायबिटीज़ टाइप 2 के पेशेंट होते हैं, ठीक है, जिनका लिवर जो है वो जिनका पेनक्रियाज जो है वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो बीटा सेल्स होते हैं वो बहुत थोड़े मिकदार में इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। उस इंसुलिन की जो कमी है उसको
पूरा करने के लिए, उस इंसुलिन की सिक्रीशन को पूरा करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मेडिसिन लेते हैं, जैसे कि टिगापामेट हो गए, ठीक है, मेटफॉर्मिन हो गए। ये क्या है, इंसुलिन सेंसिटाइजर सेल्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं उसको सेंसिटाइज करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं कि वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज कंसंट्रेशन है उसको कन्वर्ट कर दे किस चीज़ में, ग्लाइकोजन में। सो ये इंसुलिन क्या करते हैं, ये इंसुलिन हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज लेवल होता है तो उसको जो है कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। एक मैसेज जो है हमारे ब्रेन को जो है ये सेंड करते हैं, जिसमें ये हमारे ब्रेन को बताता है कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़रूरत से ज़्यादा है। फिर इसी तरह से हमारे ब्रेन से एक मैसेज आता है जिसमें मुख्तलिफ सेल्स जो है वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को जो है कंबाइन करना शुरू कर देते हैं, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं और फिर उसको लेकर मसल सेल्स और लिवर सेल में उसको स्टोर कर देते हैं। और इसी तरह से जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज लेवल होता है वो क्या हो जाता है, वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन हमारे मसल्स और लिवर में स्टोर हो जाता है। और इसी तरह से ग्लूकोज लेवल जो है वो फिर हाई नहीं होती। अब जब हमारे बीटा सेल्स, पेनक्रियाज के जो बीटा सेल्स है वो सही तरह से काम करना छोड़ दे, इंसुलिन की जो सिक्रीशन है वो प्रॉपर तरीके से करना छोड़ देते हैं, तो फिर हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज लेवल होता है तो उसके लिए इंसुलिन जो है वो इतने मिकदार में रिलीज नहीं होती कि वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दे। तो इस वजह से फिर जो डायबिटीज़ टाइप 2 के पेशेंट होते हैं उनका जो ग्लूकोज लेवल होता है वो हाई रहता है। तो इसके लिए वो जो मेडिसिन लेते हैं, जिसमें टिगापामेट हो गए, मेटफॉर्मिन हो गए, ठीक है, बहुत सारे आपके पास इंसुलिन सेंसिटाइजर्स मेडिसिन होते हैं जो कि पेनक्रिया का जो बीटा सेल्स होते हैं उसको स्टिमुलेट करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन को प्रोड्यूस करे, रिलीज करे, ताकि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज लेवल है उसको कन्वर्ट कर दिया जाए किस चीज़ में, ग्लाइकोजन में। तो इस यहाँ तक आपको समझ आ गई? जी सर। कोई कंफ्यूजन यस है सर। इसमें जो मैंने आपको बताया? सर ये फैटी लिवर भी इसी सिचुएशन में फैटी लिवर भी हो जाता है या उसका कोई और रीजन होता है? कैसे? बिल्कुल इसी तरह से होता है, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो चिकनाई वाली चीज़ें होती है जिसमें फैट्स बनते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा फैट्स बनते हैं। तो एक्स्ट्रा फैट्स ये किस चीज़ से बनते हैं, फैट्स जो है ये लिपिड से बनते हैं, ठीक है। तो चिकनाई वाली जो चीज़ें होती है उससे फैट्स बन जाता है और फिर हमारे लिवर में फैट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह से जो बेली होता है, ठीक है, हमारा जो बेली है ना, यहाँ पर फैट सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं और उसमें फैट्स जमा होते रहते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जिन लोगों का पेट बड़ा होता है और वो जब एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, एक्सरसाइज करने से उनका जो पेट है वो मतलब डिक्रीज हो जाता है, लेकिन वो फैट सेल्स उसी तरह से रहते हैं, वो फैट सेल्स जो है वो फिर ख़त्म नहीं होते। तो आजकल तो लोगों ने बहुत सारे प्रोसीजर्स इसके लिए भी निकाले हैं कि वो लोग क्या कर लेते हैं, इसके लिए एक ऑपरेशन कर लेते हैं जिसमें जो एक्स्ट्रा फैट सेल्स होते हैं उसको बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं थ्रू ऑपरेशन। तो ये जो प्रोसेस होता है तो ये फैट सेल्स की वजह से होता है, जिसमें फैट्स जमा होकर क्या करते हैं, लिवर भी फैटी हो जाता है और जो हमारी हमारी बिली होती है, ठीक है, मतलब एब्डोमेन, तो वहाँ पर भी फैट सेल्स में फैट्स इतना जमा हो जाते हैं कि हमारा पेट जो है बाहर निकल आ जाता है। सही है? सर ये जो यस सर। सर लाइपोसक्शन तो होता है पेशेंट को इसमें फैट सेल्स निकाल लाइपोसक्शन, देते हैं। जी जी बाजी, लाइपोसक्शन के थ्रू। बिल्कुल, बिल्कुल, माशाल्लाह आप लोगों को मुझसे ज़्यादा नॉलेज है इन चीज़ों के हवाले से, तो आप लोग भी काइंडली इन्फॉर्मेशन शेयर किया करें ताकि मैं भी आप लोगों से थोड़ा बहुत जो है नॉलेज गेन करूँ, ठीक है? अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। However, insulin has profound effect on glucose metabolism in liver cells, stimulating glycogenesis and inhibiting glycogenolysis, the breakdown of glycogen to glucose। ठीक है? अच्छा जी, इंसुलिन का
इंसुलिन जो है दो रोल प्ले करता है, ठीक है। एक रोल इसका ये होता है कि जब हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ जाते हैं तो ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, ठीक है। मतलब ग्लाइकोजीनिसिस करता है, ग्लाइकोजीनिसिस प्रोसेस को प्रमोट करता है, उसको स्टिमुलेट करता है कि ये हो जाए। दूसरा काम ये करता है कि ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस को रोकता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस ये वो प्रोसेस होता है जिसमें ग्लाइकोजन की तोड़ फोड़ करके उसको दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। तो एक तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को होने से रोकता है और दूसरा ये कि ये ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस को प्रमोट करता है, ठीक है, ताकि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, हमारे बॉडी में उसकी जो है वो कमी आ जाए ताकि हमारा ग्लूकोज लेवल जो है वो हाई ना रहे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ग्लूकोज किस तरह से कन्वर्ट होता है। एटीपी की यूज विद द हेल्प ऑफ एटीपी एंड एंजाइम हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फोस्फेट। ऑलरेडी ये प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा है। फिर विद द हेल्प ऑफ म्यूटेज एंजाइम ग्लूकोज 6 इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 1 फोस्फेट। फिर विद द हेल्प ऑफ यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट या यूरेसिन ट्राइफॉस्फेट ग्लूकोज 1 फोस्फेट इज कन्वर्टेड टू यूडीपी ग्लूकोज। इसी तरह से फिर यूडीपी जो है वो निकल जाता है और इससे हमारे साथ क्या हो जाते हैं, ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम के ज़रिए ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज एन में। एन मतलब बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर क्या करती है, ग्लाइकोजन को बनाती है। ग्लाइकोजन क्या है, पॉलीसेक्राइड है ना, तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर क्या करती है, ग्लाइकोजन को बना देती है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है, इसको आप लोग जस्ट फॉर नॉलेज याद कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस की तरफ। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था स्टार्ट में ही कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा अमल होता है जिसमें ग्लाइकोजन की तोड़ फोड़ करके उसको दोबारा से कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में। और इसी तरह से हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज की कमी वाक़या हो चुकी होती है तो उस कमी को क्या की जाती है, पूरी की जाती है। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। इसके हवाले से आप लोगों को ये बात लाजमी तौर पर याद रखनी है कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस तब होगी जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो ज़रूरत से कम हो चुकी हो, ठीक है। मतलब जितनी ग्लूकोज की हमें ज़रूरत हो और उतनी अमाउंट में हमें ग्लूकोज ना मिल रही हो, तो मतलब यह है कि ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो चुका है। तो इस लेवल को दोबारा से नॉर्मलाइज करने के लिए जो स्टोर्ड ग्लूकोज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, उसको एक अमल के ज़रिए दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है और उस अमल को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोजिन मतलब ग्लाइकोजन एंड लाइसिस मीन टू ब्रेक डाउन। सो ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब द प्रोसेस इन विच ग्लाइकोजन इज broken down to produce glucose is called glycogenolysis। एक बार आप लोग कंसेप्ट को क्लियर कर ले तो फिर आप इसको जो है अपने अल्फाज में डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी इंग्लिश आती हो, कोई भी जो है आपको गलत साबित नहीं कर सकता, ठीक है। सो ब्रेकिंग ऑफ ग्लाइकोजन टू फॉर्म ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन। ग्लाइकोजिनोलाइसिस को आप ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन भी कह सकते हैं। डिग्रेड किसे कहते हैं, डिग्रेड से मुराद रिड्यूस करना, डिक्रीज करना। सो ग्लाइकोजिनोलाइसिस एक ऐसा अमल होता है जिसमें हम ग्लाइकोजन की तोड़ फोड़ करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। द प्रोसेस रिक्वायर्ड टू एंजाइम द एक्शन ऑफ देम इज एज फॉलो। इस अमल को होने के लिए हमें दो एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। एक जो एंजाइम होता है उसको हम ग्लाइकोजन फोस्फोरिलेज कहते हैं, ठीक है, ग्लाइकोजन फोस्फोरिलेज।
ये क्या करते हैं, डिग्रेड ग्लाइकोजन बाय ब्रेकिंग अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस एंजाइम का काम ये होता है कि ये ग्लाइकोजन में हमारे साथ जो अल्फा नंबर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 पर जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए बहुत सारे ग्लूकोज एक दूसरे के साथ कंबाइन हो चुके होते हैं, तो उस बॉन्ड को क्या कर लेता है ये एंजाइम, उसको तोड़ लेता है, जिसकी वजह से ये ग्लूकोज जो है एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाते हैं। दिस एंजाइम रिलीज ग्लूकोज यूनिट 1 एट अ टाइम फ्रॉम non-reducing end of the glycogen molecule and produce glucose 1-phosphate। जब ये बॉन्ड टूट जाते हैं तो ये एंजाइम क्या करते हैं, ग्लूकोज यूनिट को एक ही टाइम पर क्या कर लेते हैं, ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल से रिलीज करना शुरू कर देते हैं, उससे जो है अलग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरह से इससे हमारे साथ ग्लूकोज 1 फोस्फेट बन जाता है। फॉर दिस रिएक्शन इनऑर्गेनिक फोस्फेट, जिसमें हमारे साथ एनर्जी होती है, इनऑर्गेनिक फोस्फेट जो है इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, इज़ आल्सो रिक्वायर्ड, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। सो दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोस्फोरिलेसिस, that is breaking of a covalent bond by the addition of a phosphate group, ठीक है। सो इस रिएक्शन को जो है, ये रिएक्शन जो है ये हमारे साथ फोस्फोरिलेसिस की एक एग्जांपल है, ठीक है। मतलब ये है कि इसमें विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक फोस्फेट, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है इस रिएक्शन को पूरा होने के लिए। सो ये इनऑर्गेनिक फोस्फेट की मौजूदगी में कोवेलेंट बॉन्ड की क्या की जाती है, तोड़ फोड़ की जाती है, इसको ब्रेक डाउन किया जाता है जब इसके साथ हम फोस्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं। सो द लिमिटेशन ऑफ ग्लाइकोजन फोस्फोरिलेज एंजाइम इज दैट इट कैन रिमूव ओनली द ग्लूकोज रेसिड्यूज that are more than 5 unit apart from branch point, ठीक है। सो इस एंजाइम का काम ये होता है कि ये सिर्फ जो ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं ना, उसको क्या करते हैं, उसको अलग करते हैं। जो बॉन्ड्स बनाए गए होते हैं और उन बॉन्ड्स से हमारे साथ ग्लाइकोजन बना होता है, तो उन बॉन्ड्स को तोड़ फोड़ करके उसको, उससे जो ग्लूकोज है उसको क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, ठीक है। इस एंजाइम का ये काम होता है। इसके बाद जो दूसरा एंजाइम है, अब उसको डिस्कस करते हैं। जो दूसरा एंजाइम इसमें हमें मदद देती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस में, तो वो क्या है, ग्लाइकोजन डी ब्रांचिंग एंजाइम, ठीक है। ये क्या करता है, रिमूव अल्फा 1 to 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड एलो ग्लाइकोजन फोस्फोरिलेज टू कंटिन्यू इट्स फंक्शन, ठीक है। ग्लाइकोजन डी ब्रांचिंग एंजाइम का काम ये होता है कि ये कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 6 तक जो हमारे साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बने होते हैं, तो उसको रिमूव कर देते हैं और इसी तरह से ग्लाइकोजन फोस्फोरिलेज एंजाइम को अपना जो फंक्शन है उसको कंटिन्यू रखने के लिए कहता है, जो कि क्या करता है, जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन से अलग करता है। सो फोस्फोग्लूकोम्यूटेज कन्वर्ट ग्लूकोज 1 फोस्फेट टू ग्लूकोज 6 फोस्फेट। इसी तरह से जो तीसरा एंजाइम है जिसको हम फोस्फोग्लूकोम्यूटेज कहते हैं, ठीक है, ये क्या करता है, ये ग्लूकोज 1 फोस्फेट को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज 6 फोस्फेट में। फिर ग्लूकोज 6 फोस्फेट इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज इन लिवर बाय द एंजाइम ग्लूकोज 6 फोस्फेटेज। इसी तरह से फिर ग्लूकोज 6 फोस्फेट को जो है लिवर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, किस चीज़ में, ग्लूकोज में। किस चीज़ में, ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, किस एंजाइम के ज़रिए, ग्लूकोज 6 फोस्फेटेज एंजाइम के ज़रिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, दिस ग्लूकोज देन डिफ्यूज टू सर्कुलेशन टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल कंसंट्रेशन। और फिर यही ग्लूकोज जो कि कन्वर्ट हो चुका होता है, अपने असली फॉर्म में आ चुका होता है, तो इसको फिर ब्लड जो है अपने साथ ले लेते हैं और जहाँ पर ग्लूकोज की कमी होती है वहाँ पर इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, और इसी तरह से ब्लड में जो ग्लूकोज की कमी होती है उसको पूरी कर दी जाती है। So in muscle, glucose 6-phosphate is metabolized immediately through glycolysis. ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है स्टार्ट के यूनिट्स में कि मसल में हमारे साथ जो ग्लूकोज 6 फोस्फेट होता है, इसकी मेटाबॉलिज्म
करके इसको कन्वर्ट किया जाता है किस चीज़ के ज़रिए, ग्लाइकोलाइसिस के ज़रिए इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है हमारे मसल में जो ग्लाइकोजन होते हैं, ठीक है। It is to be noted that muscles does not contain glucose 6-phosphatase enzyme, so no question of glucose diffusion from muscle cells into bloodstream. इसके साथ साथ आप लोगों को ये बात भी याद रखनी है कि हमारे मसल्स में ग्लूकोज 6-phosphatase एंजाइम जो है ये नहीं होते, ठीक है। सो इसी वजह से ग्लूकोज जो है वो वहाँ से डिफ्यूज़ होकर मसल सेल से डिफ्यूज़ होकर ब्लड स्ट्रीम में नहीं आते, बल्कि मसल्स में जो ग्लाइकोजन होता है वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के ज़रिए उसके ब्रेक डाउन करके उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है। समझ आ गई इसकी? सर जब ये ग्लूकोज लेवल ब्लड में आ जाता है तो फिर तो वो हमें डायबिटीज हो जाती है। नहीं, डायबिटीज़ नहीं होंगी। अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस आपके पास कब होगा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस आपके पास तब होगा जब आपके बॉडी में ग्लूकोज़ का जो मिकदार है वो नॉर्मल से डिक्रीज़ हो जाए, मतलब हाइपोग्लाइसीमिक हो जाए, ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल जो है डिक्रीज़ हो जाए, ड्रॉप हो जाए, तो तब हमारे बॉडी को, हमारे मसल्स को, हमारे लिवर्स को एक सिग्नल मिलता है, ठीक है। हमारे लिवर और मसल में ग्लाइकोजन स्टोर्ड हुआ होता है, तो हमारे लिवर और मसल जो है उस ग्लाइकोजन को ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस के ज़रिए उसको दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं, और फिर यही ग्लूकोज जो है लिवर से हमारे ब्लड स्ट्रीम में आती है और ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन कर लेती है, ठीक है। लेकिन जब एंजाइम और हमारे जो बॉडी में इंसुलिन है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। डायबिटीज़ कब होती है इसको पहले जाने। डायबिटीज़ तब होंगी जब आपके पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स है वो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन की रिलीज या इंसुलिन की जो सिक्रीशन है वो ना करे, तो तब आपको क्या होगी? डायबिटीज़ होगी। अगर इंसुलिन प्रॉपर मिकदार में रिलीज़ हो रही है, ठीक है, इंसुलिन में कोई मसला नहीं है, तो डायबिटीज़ फिर आपको नहीं हो सकती, ठीक है। डायबिटीज़ तभी होती है जब पैनक्रियाज में इंसुलिन के जो बीटा सेल्स होते हैं जहाँ से इंसुलिन रिलीज़ होते हैं, तो वो बीटा सेल जब काम करना छोड़ दे या प्रॉपर तरीके से काम ना करे, तो तभी डायबिटीज़ होती है, चाहे वो डायबिटीज़ टाइप 1 हो या डायबिटीज़ टाइप 2 हो। डायबिटीज़ टाइप 1 में जो अल्फ़ा बीटा सेल जो बीटा सेल्स होते हैं वो मेरे ख़्याल से मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, जिसमें हम फिर पेशेंट को मुकम्मल तौर पर इंसुलिन पर कर लेते हैं, इंसुलिन पर उनको डिपेंडेंट कर लेते हैं। जबकि डायबिटीज़ टाइप 2 में इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड एंड इट डिपेंडेंसी। ब्लड में ग्लूकोज की क्या अहमियत है और इसकी क्या डिपेंडेंसी है, इसके हवाले से अब हम बात करेंगे। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि ब्लड ग्लूकोज इज़ द यूनिवर्सल मेटाबॉलिक सप्लाई ऑफ एनर्जी इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। सिंपल अल्फाज में आपको यहाँ पर बताया गया है कि पूरी दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, तो इनमें जिस तरीके से एनर्जी की सप्लाई होती है तो वो सब में क्या है? सेम है, और वो क्या है? ब्लड ग्लूकोज है। हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज होते हैं तो उसके ज़रिए हमें क्या होती है? एनर्जी की सप्लाई होती है, ठीक है। सो एज ग्लूकोज इज द प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी टू द ब्रेन, द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज प्ले अ मेजर रोल इन ह्यूमन कॉग्निटिव प्रोसेसेस, ठीक है। इसी तरह से ग्लूकोज जो है ये ब्रेन की एनर्जी के लिए एक प्रेफर सोर्स है, मतलब ब्रेन को जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है वो एनर्जी जो है ग्लूकोज उसको सबसे बेहतर अंदाज में प्रोवाइड करती है। लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज जो है इसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है ये मेंटेन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी ब्लड ग्लूकोज के ज़रिए जो है हमारे ब्रेन तक क्या होती है? एनर्जी सप्लाई होती है। अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा? सही नहीं होगा, तो हमारे
ब्रेन तक एनर्जी की सप्लाई सही नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारे जितने भी कॉग्निटिव प्रोसेसेस है, सोचने समझने की जो सलाहियतें हैं, थिंकिंग की जो सलाहियतें हैं, डिसीजन मेकिंग की जो सलाहियतें हैं, ठीक है, लर्निंग की जो सलाहियतें हैं, मेमोराइजिंग की जो सलाहियतें हैं, ये क्या होगी, ये फिर मुतासिर होगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस बिल्कुल एक्टिव रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो मेंटेन रहे, वो नॉर्मल रहे, ना ज़्यादा हो और ना ही ज़्यादा कम हो, ठीक है। There is an essential relationship between glucose intake and variables affecting the availability of glucose to the brain, such as disease or condition affecting blood glucose control, fasting और hypermetabolism, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे डिजीज़ेस होते हैं जिसकी वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो या तो डिक्रीज हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है, और इस वजह से हमारे ब्रेन को ग्लूकोज की जो अवेलेबिलिटी होती है वो भी फिर क्या हो जाती है, इफेक्ट हो जाती है, ठीक है। सो एज ग्लूकोज कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द ब्रेन, अ स्टेबल एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ ब्लड ग्लूकोज इज क्रिटिकल टू इंश्योर अ कंटिन्यूअल एनर्जी सप्लाई टू द ब्रेन। और इसी तरह से आपको ये भी पता होगा कि हमारे ब्रेन में ग्लूकोज को स्टोर नहीं किया जा सकता। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे ब्रेन तक जो है प्रॉपर सर्कुलेशन हो जाए, ठीक है, प्रॉपर सर्कुलेशन जो है वो कंटिन्यू रहे, और इसी सर्कुलेशन में ग्लूकोज की जो लेवल है वो प्रॉपर नॉर्मल मिकदार में होनी चाहिए, जिससे हमारे ब्रेन को एनर्जी जो है वो मुसलसल मिलती रहेगी और हमारा ब्रेन जो है वो प्रॉपर तरीके से अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता रहेगा। Homeostatic control of blood glucose is regulated by a complex feedback loop between glucose एंड इंसुलिन। इसी तरह से हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का जो नॉर्मल कंसंट्रेशन होता है, जो नॉर्मल मिकदार होता है, तो इसको एक प्रॉपर कम्प्लेक्स प्रोसेस के ज़रिए जो है रेगुलेट किया जाता है, इसको मॉनिटर किया जाता है, और उसको हम क्या कहते हैं, फीडबैक लूप बिटवीन ग्लूकोज एंड इंसुलिन। ग्लूकोज और इंसुलिन का एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, जिसमें इंसुलिन के प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पेनक्रियाज में बीटा सेल्स अपना काम करना छोड़ दे, मुकम्मल तौर पर छोड़ दे, या इसकी फंक्शन में थोड़ी सी कमी आ जाए, जिसका मतलब ये है कि ये इंसुलिन को फिर प्रॉपर अमाउंट में रिलीज नहीं करेगा जितनी हमारे बॉडी को दरकार होती है, तो इससे फिर जो ग्लूकोज लेवल होता है, ठीक है, वो क्या होगा, वो हमारे बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है वो हाइपरग्लाइसीमिक हो जाता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसी तरह से पेशेंट जो है वो डायबिटिक हो जाते हैं, डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन एकदम से बढ़ जाए तो इसकी वजह से हमारी किडनीज जो है वो फेल हो सकते हैं, हमारी किडनी जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रॉपर डाइट ले, अपने ग्लूकोज कंसंट्रेशन का ख्याल रखें, सारी चीज़ों का ख्याल रखें, और अपने आप को जो है मेंटेन रखें, अपने आप को जो है स्मार्ट रखें, फिट रखें। तो इससे हम बहुत सारी बीमारियों से भी बचे रहेंगे, और इसके साथ साथ जो एजिंग सेल्स होंगे वो एक्टिव नहीं होंगे, जिसकी वजह से अगर आप जो फेसल कुरैशी है, ठीक है, उसको अगर आप देखें तो मुझे याद है मैं जब छोटा हुआ करता था, ठीक है, तो उसकी एक ड्रामा था, पीटी होम पर चलता था, मासूरी, जिसमें वो बांसुरी बजाता था, बांसुरी। तो वो जो है तकरीबन मेरे ख्याल में 2001 का ड्रामा था, या मेरे ख्याल में 1998 का ड्रामा होगा वो। तो 1998 से जैसे मैंने उसको देखा था, सॉरी 2001 या जब भी मैंने उसको देखा था, तो अब वहाँ से लेकर अब तक अगर आप उनके आज के ड्रामे देखें तो कोई भी फ़र्क आपको फैसल कुरैशी में जो है नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल स्मार्ट स्लिम है। क्यों? क्योंकि वो एक्सरसाइज करता है, एजिंग सेल्स उसमें प्रोड्यूस नहीं होते, जिसकी वजह से उसकी बॉडी उसी तरह से स्मार्ट रहती है, फ्रेश रहती है, और उसका स्किन जो है उसकी इलास्टिसिटी भी उसी तरह से रहती है।
तो एक्सरसाइज जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इससे क्या हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है। मरना तो सभी ने है, लेकिन अगर आप हेल्दी लाइफ गुजारेंगे तो आपको क्या होगी, आसानी होगी, इंजॉय करेंगे आप लाइफ को। एक नसीहत भी मैंने लेक्चर के दौरान आप लोगों को कर दी सेहत के हवाले से। अच्छा जी, सर वो हालांकि डायबिटिक है वो। तो ये नसीहत जब हम लोगों को करते हैं तो लोग कहते हैं जो अच्छा जी, कहते हैं कि when this ineffective when this is ineffective it lead glucose intolerance. ओवर टाइम फेलियर ऑफ द फीडबैक लूप लीड टू टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है, वही बात है। कहते हैं कि जब ग्लूकोज ज़रूरत से ज़्यादा हमारे ब्लड में जमा होना शुरू हो जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, ये हमारे फंक्शंस को क्या करते हैं, ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है उसको इनटॉलरेंस कर देते हैं। ग्लूकोज जो है हमारे बॉडी उसको फिर टॉलरेट नहीं करती, बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसकी वजह से लूप ऑफ जो फीडबैक लूप जो है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इंसुलिन और ग्लूकोज का एक दूसरे के साथ जो राब्ता होता है, जो इंटरकनेक्शन होती है, वो टूट जाती है। ठीक है, और इसी तरह से टाइप 2 डायबिटीज़ हमारे साथ क्रिएट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो इंसुलिन है वो प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट नहीं हो रहे होते, ग्लूकोज की तरफ से उसको सिग्नल्स प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहे होते। ठीक है, तो इंसुलिन ग्लूकोज के मुताबिक पेनक्रियाज जो है ग्लूकोज के मुताबिक इंसुलिन को सिक्रीट नहीं कर रहा होता, तो इस वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ ये क्रिएट हो जाती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को मेटफॉर्मिन देते हैं, ये इंसुलिन सेंसिटाइजर मेडिकेशन है। इसी तरह से टिगापामेट देते हैं। ठीक है, इसमें हमारे साथ बहुत सारे एक और है, मेरे माइंड से निकल गया, तो ये देते हैं। ग्लैमिफ्राइडाइनल, बिल्कुल ये बिल्कुल, गैट्रेल, ये सारे एंटीहिस्टामिन देते हैं। हाँ जी, तो इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है इन मेडिसिन का कि ये हमारे पेनक्रियाज में जाकर जो बीटा सेल्स होते हैं उसको स्टिमुलेट करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन को सिक्रीट करें। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होंगे वो फिर क्या होंगे, थोड़े मेटाबोलाइज होंगे और थोड़े जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होंगे, जो कि हमारे फेट और मसल में स्टोर होंगे, और इसी तरह से ग्लूकोज का लेवल क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। ठीक है, और जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उसमें क्या होता है, उसमें पेनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं वो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो फिर किसी भी किस्म के मेडिकेशन आप उनको दे तो वो काम नहीं करता। ऐसी कंडीशन में फिर हम अपने पेशेंट को क्या करते हैं, उनके सबक्यूटेनियस में उनको हम क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे इंसुलिन इंजेक्शन, हम उनको मुकम्मल तौर पर हम फिर इंसुलिन पर वो कर लेते हैं, डिपेंडेंट कर लेते हैं। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ जो है इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं, और जिसमें पेनक्रियाज जो है वो थोड़े से डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं और वो थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, तो उसको हम इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते हैं, जिसमें हम पेशेंट को मुकम्मल तौर पर इंसुलिन पर नहीं रखते। ठीक है, Yes. अच्छा जी, an increase in the level of glucose in the blood stimulate insulin secretion and an increase in blood insulin concentration lower the blood glucose level। ठीक है, वही बात है जो कि मैंने आपको कही, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो ये ग्लूकोज हमारे पेनक्रियाज में जाकर जो बीटा सेल्स होते हैं उसको स्टिमुलेट करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन को सिक्रीट करें। ठीक है, तो इंसुलिन जब ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट होती है तो उस ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म होती है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होते हैं वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होते हैं। इसी तरह से जब ब्लड में ग्लूकोज की कंसनट्रेशन डिक्रीज हो जाती है तो फिर सिग्नल पेनक्रियाज तक पहुंच जाता है, जिसके बाद बीटा सेल इंसुलिन की सिक्रीशन को क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बीटा सेल्स, तो पेनक्रियाज जो है इसमें हमारे साथ जो दो मेन सेल्स है वो क्या है, अल्फा सेल है और बीटा सेल है। अल्फा सेल ग्लूकागोन को सिक्रीट करती है और बीटा सेल इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं। ग्लूकागोन जो है ये तब रिलीज होती है जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है, तो इससे ग्लूकोज की जो कमी है उसको पूरी की जाती है, इंक्रीज की जाती है। जब
बॉडी में ग्लूकोज की इंक्रीज आ जाती है, कंसंट्रेशन में इजाफा हो जाता है, तो फिर ग्लूकागॉन स्टॉप हो जाता है, इंसुलिन रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, जो कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, तो ये दो मेन सेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मजीद आगे बढ़ते हैं। हो, ये तो ख़त्म हो गया, मुबारक हो। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का? सर अल्फा